नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस सेशन में हम बात कर रहे हैं BSc सेकेंड ईयर के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी ऑलरेडी चल रही थी। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर जो मंडे और ट्यूसडे होता है ये सेकेंड ईयर के लिए रहता है। तो आज हम सेकेंड ईयर के लिए ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और सेकेंड ईयर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी एक यूनिट। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, इसकी जो लास्ट यूनिट हमने की है BSc सेकेंड ईयर, BSc सेकेंड ईयर। BSc सेकेंड ईयर में हमने इससे पहले एक यूनिट की है अल्कोहल। अब इसी के साथ साथ, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं, इसी के साथ साथ एक और पार्ट इसका है फिनॉल, और इसी के साथ साथ ईथर भी है, ईथर एंड अपॉक्साइड। ये पार्ट आपको करवाया जा चुका है, ये पार्ट आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। इस पार्ट को आपको थोड़ा देखना है। तो इस पार्ट के अंदर जितने भी इससे रिलेटेड इक्वेशंस हैं, जितने भी इससे रिलेटेड रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस हैं, उनको आप आसानी से देख लेंगे। जैसा अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँ इसके बारे में, तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में बेसिक अंतर क्या होता है और ये तीनों में एक कॉमन फैक्टर क्या है। देखो, तीनों में कॉमन फैक्टर है ऑक्सीजन। तीनों में कॉमन फैक्टर है ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को ऐसे लिख देते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अल्कोहल। इसको बोला जाता है अल्कोहल। और अगर हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को ऐसे लिख देते हैं, मतलब हमारे पास एरोमेटिक रिंग है और उसके ऊपर हमने OH लगा रखा है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फिनॉल। और अगर हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को इस तरीके से लिख देते हैं कि जिसमें ROR हो, ये ठीक है, ROR हो, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ईथर। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ईथर। तो इन तीनों में कॉमन चीज क्या है? इन तीनों में कॉमन चीज ये है कि ये तीनों के तीनों ऑक्सीजन कंटेनिंग है। यहां पर भी ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन और यहां पर भी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये तीनों के तीनों अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करेंगे, अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर ये एल्किल समूह है, तो अल्कोहल तो एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेगी। जब हम बात करते हैं फिनॉल की, तो फिनॉल में यहाँ पर एरोमेटिक समूह है, तो ये एरोमेटिक समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेगी। और जब हम बात करते हैं ईथर की, तो ईथर में दो एल्किल समूह हैं, तो इन दोनों की वजह से होने वाले जो रिएक्शंस हैं उनको ये प्रदर्शित करेगी। तो एक बार आपको बड़े ध्यान से इनको समझना है, इसको देखना है। अल्कोहल आपको कंप्लीटली करवा दिया गया है, जिसके अंदर हमने उसका नामकरण देखा था। उसके अलावा अल्कोहल क्या होता है उसके बारे में देखा था, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था। इसके अलावा हमने बात की थी अल्कोहल के क्लासिफिकेशन के बाद हमने बात की थी उसके बनाने की विधियां, और उसको 3 भागों में डिवाइड किया था। मोनोहाइड्रिक जिसमें 1 OH समूह पाया जाता है, डाइहाइड्रिक जिसमें 2 OH समूह पाए जाते हैं, और ट्राइहाइड्रिक जिसमें 3 OH समूह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसी के बेस पर फिनॉल है, इसी के बेस पर ईथर है, तो इस सब चीजों को आपको क्लियर करना है। यहां पर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको बड़ी आसानी से इसको करके और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दे सकते हैं, या आप में से अधिकतर बच्चों के पास मेरा नंबर है, तो आप डायरेक्ट मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके भी मुझसे इस बात को पूछ सकते हैं कि ये इसके अंदर कौन कौन सी एक्स्ट्रा और जो समीकरण हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनको किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं BSc सेकेंड ईयर के लिए। फिनॉल, ईथर और अल्कोहल मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के बाद हम जो आज यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, बेसिक यूनिट है।
बीएससी सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आज हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी शब्द किससे बना है, स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रम से, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कलर को डिफरेंशिएट करना, रंग को अलग अलग करना, रंग को अलग अलग करना, अलग अलग करना, ये इसका एक सामान्य मतलब होता है, रंग को अलग अलग करना। ठीक है, ये तो स्पेक्ट्रम का मतलब, और इसी से एक शब्द क्या बना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से जैसा कि आपने बहुत प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें से कुछ कॉमन टाइप्स के बारे में यहां पर बात कर रहा हूं। एक होती है अल्ट्रावायलेट, एक होती है IR, एक होती है NMR। इस प्रकार से बहुत टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, UV, IR, अल्ट्रावायलेट, इसके NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारे के साथ जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये अलग अलग टाइप है इसके। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन जो मकसद है या जो मेन एम है या मेन काम है वो क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन काम है कंपाउंड की संरचना का पता लगाना, कंपाउंड की संरचना का अध्ययन करना। और दूसरा इसका मेन काम है, अगर हमारे पास कोई अज्ञात कंपाउंड है, अज्ञात कंपाउंड है हमारे पास, अज्ञात प्रकार का कोई, जिसके बारे में हम जानते नहीं है कि ये कंपाउंड बना लिया, किसी भी रिएक्शन में कोई इस प्रकार का कंपाउंड बना है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, तो अज्ञात कंपाउंड का पता लगाना कि ये कौन सा कंपाउंड है, इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप पाए जा रहे हैं, वो क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपी है टू नो, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज टू नो अबाउट कंपाउंड्स, टू नो अबाउट कंपाउंड्स, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी किससे बना, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब है, सामान्य मतलब है रंग अलग अलग करना, और इसी से हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम अलग अलग प्रकार के समूहों को अलग अलग करेंगे। कंपाउंड्स के अंदर आप ये जानते हैं ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स, ग्रुप मीन्स जैसे किसी कंपाउंड में अगर OH ग्रुप है तो ये हाइड्रोक्सिल होगा, और इसी के बेस पर वो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बन जाएंगे। जैसे R के साथ अगर OH लगा हुआ है तो अल्कोहल बन गया, AR के साथ अगर OH लगा हुआ है तो ये फिनॉल बन गया। इस तरीके से अगर किसी के अंदर मान लो ये ग्रुप बना है, COOH है, ये COOH लगा है तो ये कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक होगा। यहाँ ये अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करेगा और ये अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करेगा, जिससे हम इन दोनों के बीच में विभेद कर सकते हैं। तो इसका तीसरा जो काम है वो क्या है, वो है कंपाउंड्स में विभेद करना, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड्स में विभेद करना, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में विभेद करना मतलब अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स का पता लगाना कि क्या ये दो कंपाउंड सेम तो नहीं है, क्या इनके अंदर क्या क्या अंतर है, और इनके अंदर किस किस प्रकार के जो ग्रुप हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे। बीएससी सेकंड ईयर के जो सिलेबस है, बीएससी सेकंड ईयर के सिलेबस में दो टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके दे रखी है, एक है अल्ट्रावायलेट और दूसरी है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, अवरक्त प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एक होती है जो UV है, मतलब इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, जिसको हम कहते हैं पराबैंगनी प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी, पराबैंगनी प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इन दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम यहाँ पर बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के सिग्नल प्राप्त होते हैं, और इन सिग्नल्स के आधार पर विभिन्न प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं उनकी संरचनाओं का, उनमें विभेद का, दो कंपाउंड का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है और नए कंपाउंड्स का पता लगाया जा सकता है।
अब हम आगे बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का थोड़ा बेसिक नॉलेज लेने के बाद आगे हम बात कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने प्रकार की होती है और स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन किस प्रकार से किया जाएगा, किस अपरेटस से किया जाएगा, इन सभी के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक चीज सबसे ज्यादा आवश्यक होती है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब हम उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होते हैं इसको जरा आप समझिए। देखिए, ऐसे विकिरण, ऐसी रेडिएशन विकिरण के अंदर कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसे विकिरण जो ऐसे क्षेत्र में गति करते हैं, ऐसे विकिरण जो ऐसे क्षेत्र में गति करते हैं, ऐसे क्षेत्र में गमन करते हैं जहां विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत पाए जाते हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ऐसे क्षेत्र में गमन करने वाले विकिरण, मतलब रेडिएशंस जो कि ऐसे क्षेत्र से पास होती हैं, विकिरण जहां विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत हूं। ठीक है, तो अगर हम माने कि ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, तो इसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत किस तरीके से हो सकते हैं, यहां से ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि ये कौन सा क्षेत्र है, ये क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो इसके नीचे वाला ये वाला कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ये ऊपर वाला चुंबकीय क्षेत्र है, तो नीचे वाला कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इनको इस तरीके से तरंग गति कर रही। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होते हैं, ऐसे विकिरण, ऐसे रेडिएशंस जो उस क्षेत्र में गमन करते हैं और सामान्यतः सीधी रेखा में गमन करते हैं, उस क्षेत्र में गमन करते हैं जहां पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत पाया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब इसके सामान्य एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण का सबसे सामान्य एग्जाम्पल है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश सूर्य से चलता है और लगभग 8 मिनट में धरती पर पहुंच जाता है। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत होते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल है एक्सरे। तीसरा इसका एग्जाम्पल है गामा रे। और ये सारी की सारी जो विकिरण होती हैं, एक्सरे, गामा रे, बीटा रे, सूर्य का प्रकाश, अल्ट्रावायलेट लाइट, ये सब कुछ क्या कहलाता है, इन सभी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्योंकि ये सभी की सभी रेडिएशन, ये सभी के सभी विकिरण उस पथ में गति करते हैं, वहां गमन करते हैं जहां पर चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत होता है। मतलब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आपस में 90 डिग्री के एंगल पर पाए जाते हैं। अब देखिए स्पेक्ट्रम इससे कैसे प्राप्त होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ किस प्रकार से इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसके लिए हम आपको एक बड़ा साधारण सा यहाँ पर डायग्राम से बताते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी पदार्थ है, ये हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, पदार्थ है, और ये जो विकिरण है ये इस तरीके से गति करता हुआ इसके साथ में टकराएगा। इसके साथ में टकराने के बाद ये जो विकिरण है, ये जो विकिरण इसके साथ में टकराया है, इस तरीके से गति करता हुआ ये विकिरण इसके साथ में टकराया है, तो इसके कण और पदार्थ के कणों के बीच में, इसके कण और पदार्थ के कणों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगी अंतःक्रिया। इन दोनों के बीच में क्या होगी, अंतःक्रिया, मतलब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी।
अर्थात जब कोई विद्युत चुंबकीय विकिरण किसी पदार्थ के साथ टकराता है तो उस विद्युत चुंबकीय विकिरण और उस पदार्थ के कणों के मध्य एक इंटरेक्शन होता है, एक अंतःक्रिया होती है, और उसी अंतःक्रिया से हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब इनकी अंतःक्रिया से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा स्पेक्ट्रम, और इसी स्पेक्ट्रम के अध्ययन से हम किसके बारे में पता लगाते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है इसके बारे में हम पता लगाते हैं। तो इसका मतलब स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? अब जैसे ही ये पदार्थ इसके साथ में अंतरक्रिया करेंगे तो इनका विभाजन होगा, मतलब इनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। इनके ऊपर इफेक्ट होने से हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ पर मिलेगा स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं? इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अर्थात मैं अगर एक बार वापस आपको इसके बारे में बताऊं तो देखिए क्या प्रोसेस है। ये विद्युत चुंबकीय विकिरण जब किसी पदार्थ के साथ टकराते हैं तो उस पदार्थ के कणों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और अंतःक्रिया करने से इसमें होता है विभाजन। उस पदार्थ के अणु में अंतःक्रिया करने से इसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसमें विभाजन होता है, और उस विभाजन होने के फलस्वरूप, विभाजन होने के कारण हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय प्रकार का स्पेक्ट्रम। और ये जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है ये दो प्रकार का होता है, उसी के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो है ये दो प्रकार का किस तरीके से होगा। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण होता कितने प्रकार का है? विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है दो प्रकार का। विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है दो प्रकार का, एक होता है उत्सर्जन प्रकार का, और एक होता है अवशोषण प्रकार का। एक होता है उत्सर्जन प्रकार का और एक होता है अवशोषण प्रकार का। उत्सर्जन का मतलब होता है जिसमें एक्सट्रैक्शन होता है कुछ, और अवशोषण का मतलब होता है जिसमें अब्जॉर्बेंस होता है। ठीक है। उत्सर्जन का मतलब क्या है? उत्सर्जन का मतलब है, इसको अगर हम डायग्रामेटिक मेथड से समझाएं तो इसका एक सामान्य प्रकार का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी पदार्थ है, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी पदार्थ है और इसमें विभिन्न प्रकार के जो कण हैं वो भरे हुए हैं। इस पदार्थ के कण इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। अगर इस पदार्थ को टेम्परेचर दिया जाएगा तो इस पदार्थ में से क्या होगा? इस पदार्थ में से कुछ विकिरण बाहर निकलेंगे इस तरीके से, इस पदार्थ में से कुछ विकिरण बाहर निकलेंगे। अब इस पदार्थ की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किसके रूप में बाहर निकली? विकिरणों के रूप में। अब इन विकिरणों को क्या किया जाएगा? एक डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये क्या है? डिटेक्टर है। इस डिटेक्टर द्वारा इनको डिटेक्ट किया जाएगा और इस डिटेक्टर से क्या होगा? आगे भेजा जाएगा तो एक रिकॉर्डर आएगा। यहां मान लीजिए एक रिकॉर्डर है इस तरीके से। ठीक है। इस रिकॉर्डर में, ये रिकॉर्डर है, रिकॉर्डर, इस रिकॉर्डर में इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को रिकॉर्ड किया जाएगा इस तरीके से, इसके अंदर इस तरीके से ये। ठीक है। तो देखिए कोई पदार्थ, उस पदार्थ में से अगर उसको गर्म किया जाए तो उसमें से विकिरण बाहर निकलेंगे। किसी पदार्थ में से डायरेक्टली विकिरण बाहर निकल सकते हैं बिना गर्म किए भी। उस पदार्थ में से जो विकिरण बाहर निकलेंगे ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को एक डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा, मतलब डिटेक्टर के द्वारा इनको पहचाना जाएगा कि ये विद्युत चुंबकीय प्रकार के विकिरण हैं। अब इसको जो आगे प्रोसेस करेंगे, इसको रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया जाएगा और इससे हमें क्या प्राप्त होगा? इसी को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो अगर हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें तो उसको इस प्रकार से समझाया जा सकता है कि जब भी किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है तो इस पदार्थ के उच्च ऊर्जा वाले अणु या परमाणु
जब भी किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है तो इस पदार्थ के उच्च ऊर्जा वाले अणु या परमाणु ऊर्जा को विकिरणों के रूप में बाहर निकालते हैं, ऊर्जा को विकिरणों के रूप में बाहर निकालते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और इस विकिरणों के रूप में निकली हुई ऊर्जा को डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, अर्थात डिटेक्टर द्वारा इसका पता लगाया जाता है और पता लगाने के बाद रिकॉर्डर के पास भेज दिया जाता है। रिकॉर्डर इन पर आधारित एक स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है और इस प्रकार प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। एक बार वापस देखिए, जब भी हम किसी पदार्थ को ऊर्जा देते हैं तो इस पदार्थ के अणु या परमाणु अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर निकाल देंगे विकिरणों के रूप में। यह विकिरण डिटेक्टर के पास में जाते हैं, डिटेक्टर द्वारा इन विकिरणों को डिटेक्ट किया जाता है और रिकॉर्डर में भेजा जाता है और रिकॉर्डर में भेजने से एक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है जिसे हम उत्सर्जन प्रकार का स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें उत्सर्जन प्रकार के स्पेक्ट्रम का कोई अधिक महत्व नहीं पाया जाता। यहाँ पर अवशोषण प्रकार के स्पेक्ट्रम का अधिक महत्व है, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे कि अवशोषण प्रकार का स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम की। अब हम बात कर रहे हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम की। अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं इसको, अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसमें होता क्या है देखिए, इसमें हमारे पास कोई पदार्थ होता है इस तरीके से, ठीक है, यहां पर हमारे पास कोई पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर इसके कण हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के इसके अंदर कण पाए जा रहे हैं। अब इस पदार्थ के अंदर क्या हुआ, कुछ विद्युत चुंबकीय विकिरणों ने यहां से प्रवेश किए, ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों ने यहां से प्रवेश किया, तो इसमें से 5 ने प्रवेश किया और एक विद्युत चुंबकीय विकिरण यहां से बाहर निकली। इस विद्युत चुंबकीय विकिरण को एक डिटेक्टर के द्वारा, इस विद्युत चुंबकीय विकिरण को एक डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किया गया, ठीक है, और इस डिटेक्टर के द्वारा इसको भेज दिया गया आगे कहां, रिकॉर्डर में। इस डिटेक्टर के द्वारा इसको कहां भेज दिया गया, इसको भेज दिया गया रिकॉर्डर में, ठीक है, और इसके अंदर एक स्पेक्ट्रम का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए क्या है, ये है डिटेक्टर, ये है रिकॉर्डर, ठीक है, ये है पदार्थ और ये है पदार्थ के अणु, पदार्थ के अणु या परमाणु। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम अवशोषण स्पेक्ट्रा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपतित विकिरण, आपतित इंड्यूस्ड मतलब जो इसके ऊपर पड़े हैं, इंसिडेंट आपतित विकिरण, ठीक है। ये क्या है, ये है पारगत विकिरण, पारगत विकिरण, ठीक है। पारगत का मतलब है यहां से बाहर निकल के, ट्रांसमिटेड बोलते हैं जिसको, ये डिटेक्टर है और ये रिकॉर्डर है। इसका डायग्राम देखने से हमको एक चीज बड़े ध्यान से समझ में आती है कि अवशोषण स्पेक्ट्रा में क्या हुआ है, विकिरणों का अवशोषण हुआ है, विकिरणों का अवशोषण हुआ है, विकिरणों का अवशोषण हुआ। कैसे, यहां से हमने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इस पदार्थ के ऊपर डाला,
यहां से हमने 5 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इसके ऊपर डाला और इसकी तीव्रता हमें ज्ञात थी। इसकी तीव्रता क्या थी, हमें ज्ञात थी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट या इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हमें पता थी कि क्या होगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी या तीव्रता जब हमें इसकी ज्ञात है तो ये पदार्थ के ऊपर पड़ेगी। जैसे ही ये पदार्थ के ऊपर पड़ेंगी तो ये पदार्थ के अणुओं के साथ में इंटरेक्शन करेंगी, पदार्थ के अणुओं के साथ में अंतःक्रिया करेंगी। ठीक है, और इस अंतःक्रिया के बाद में ये पदार्थ के अणु इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कुछ भाग अवशोषित कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे, और जिस भाग को वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे उस भाग को ट्रांसमिट कर देंगे। अब जब वो ट्रांसमिट होगा तो ट्रांसमिट होने के बाद में डिटेक्टर के द्वारा उसको क्या कर लिया जाएगा, डिटेक्ट कर लिया जाएगा, और रिकॉर्डर के द्वारा उसका क्या प्राप्त कर लिया जाएगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लिया जाएगा, स्पेक्ट्रम बना लिया जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब देखिए, अब इसका मतलब, इसकी परिभाषा है, इसको समझाने का तरीका क्या देखिए। जब किसी पदार्थ में से किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों को, विद्युत चुंबकीय विकिरणों को पदार्थ पर डाला जाता है तो उस पदार्थ के कण कुछ विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण कर लेते हैं तथा बचे हुए विद्युत चुंबकीय विकिरण पारगत होकर डिटेक्टर के पास में जाते हैं और डिटेक्टर से रिकॉर्डर के पास में जाते हैं और स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। चूंकि इस अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है उन विकिरणों के अवशोषण की प्रक्रिया हुई है, अतः इसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अर्थात वह स्पेक्ट्रम जिसमें कि विकिरण बाहर निकले उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाएगा, और वह स्पेक्ट्रम जिसमें कि विकिरणों का अवशोषण पदार्थ द्वारा किया जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब ये है स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम के आधार पर दो प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। इसी के आधार पर दो प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगी। सबसे पहले तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपी है यौगिकों या कंपाउंड्स, यौगिकों के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के पश्चात उनकी संरचना का ज्ञान प्राप्त करना, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इस प्रकार का प्रक्रम है, इस प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हम यौगिकों के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं, और इन यौगिकों के स्पेक्ट्रम के अध्ययन करने के बाद हम उसके आधार पर क्या प्राप्त करते हैं, हम उन यौगिकों की संरचना का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के यौगिकों के स्पेक्ट्रम के अध्ययन के पश्चात उनकी संरचना का ज्ञान प्राप्त करना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। तो बेसिक चीज स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है किसी भी पदार्थ की संरचना का ज्ञान प्राप्त करना, किसके आधार पर, उसके स्पेक्ट्रम के आधार पर। स्पेक्ट्रम क्या है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम के आधार पर स्पेक्ट्रोस्कोपी दो प्रकार की होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और दूसरे प्रकार की होती है अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक होती है उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक होती है अवशोषण
इसको ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, इसको एक्सट्रैक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। दो अलग अलग प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी किस पर आधारित होती है? पदार्थ के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पर, पदार्थ के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पर आधारित होती है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पर आधारित, पदार्थ के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पर आधारित स्पेक्ट्रोस्कोपी को उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाते हैं। और पदार्थ के अवशोषण स्पेक्ट्रम पर आधारित जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अवशोषण स्पेक्ट्रम पर आधारित स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अवशोषण स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रोस्कोपी, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके लिए अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी अधिक महत्व की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। अब देखिए इस अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी में पता किस तरीके से लगाया जाता है। देखो, अब हम बात करते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कि अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और इसका हम किस प्रकार से पता कर सकते हैं, किस प्रकार से अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी पाए। अब हम बात करते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अब देखिए होता क्या है, जब भी किसी पदार्थ के कणों पर, जब भी किसी पदार्थ के कणों पर, जब हम कोई मान लीजिए पदार्थ का यहां पर कण पड़ा है, इस कण पर किसी प्रकाश को डालेंगे तो ये उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा और यहां चला जाएगा। मतलब जब भी किसी पदार्थ के कण पर किसी भी विकिरण को डाला जाता है तो वह उस विकिरण की ऊर्जा को अवशोषित करता है और उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, वह उस विकिरण की ऊर्जा को अवशोषित करता है और उत्तेजित हो जाता है। जब हम किसी पदार्थ पर किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण को डालेंगे तो उस पदार्थ के कण केवल उसी फोटोन का अवशोषण करेंगे जो उनको उत्तेजित करने के लिए आवश्यक होता है। एक बार वापस सुनिए, जब भी हम किसी भी पदार्थ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण को डालते हैं तो विद्युत चुंबकीय विकिरण को डालने के बाद वह पदार्थ, उस पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, जब हम, और होता क्या है, उस पदार्थ के कण केवल उसी फोटोन का, फोटोन का मतलब होता है जो विकिरण है, विकिरणों का जो समूह है उसको फोटोन कहा जाता है। एक प्रकार से ये प्लांक द्वारा दी गई जो एक टर्म है कि फोटोन एक होता है। तो फोटोन जो है ऊर्जा का समूह, पैकेट होता है। ये जो कणों विकिरणों का उत्सर्जन जो होता है पैकेट्स के रूप में उसको फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन वही होता है। तो जो पदार्थ का कण है वो केवल उसी ऊर्जा का, फोटोन का अवशोषण करेगा जिससे कि वो उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में चला जाए। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट होता है, वो ये है कि मान लीजिए इसकी एनर्जी क्या है? E2 है और इसकी एनर्जी क्या है? E1 है। ठीक है, और इन दोनों की एनर्जी का जो अंतर है उसको हम डेल्टा E के बराबर करेंगे। तो ये जो पदार्थ है, ये वाला जो पदार्थ है, ये केवल उसी विकिरण का अवशोषण करेगा जिसकी एनर्जी किसके बराबर हो? डेल्टा E के बराबर हो। मतलब E1 और E2 के बीच में जो एनर्जी गैप है, जिससे कि एक पदार्थ यहाँ से उत्तेजित अवस्था स्तर में जा सकता है, तो उसी के बराबर के फोटोन की ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो हम ये क्या कह सकते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितनी ऊर्जा का अवशोषण होता है? डेल्टा E बराबर किसके होता है? E2 माइनस E1 के। ठीक है, कोई पदार्थ का कण यहाँ पर था, उसको एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने के बाद वो E2 अवस्था में चला गया, तो वह पदार्थ का कण केवल उन्हीं फोटोन का अवशोषण करेगा जिसका मान डेल्टा E के बराबर होता है। तो डेल्टा E बराबर क्या होता है? E2 माइनस E1। और E2 माइनस E1 किसके बराबर होता है? फोटोन की ऊर्जा के, h न्यू के। किसके बराबर होता है? h न्यू के। h न्यू यहाँ पर क्या है? h न्यू क्या है? फोटोन है। ये क्या है? फोटोन की ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? ये होगा hc अपॉन लैम्डा के। ये किसके बराबर होगा? hc अपॉन लैम्डा के। अर्थात अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का इसलिए महत्व है क्योंकि कोई भी पदार्थ जो है वो विकिरणों का अवशोषण करके और उत्तेजित, उसके कण जो होते हैं उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। जब हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूप में अध्ययन करते हैं तब हम ये पाते हैं
कि किसी भी पदार्थ के कण केवल उतनी ही ऊर्जा का अवशोषण करेंगे जितनी ऊर्जा उनको एक निचले स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए आवश्यक है, और वह उतने ही फोटोन का अवशोषण करेंगे जिससे कि वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएं, जिसको हम डेल्टा आई से लिखते हैं। तो डेल्टा आई किसके बराबर होता है? डेल्टा आई बराबर होता है E2 माइनस E1 के। E2 माइनस E1 किसके बराबर है? एक फोटोन की ऊर्जा के। जितने फोटोन उसको डेल्टा आई को प्राप्त करने के लिए चाहिए उनका अवशोषण कर लेगा। मान लीजिए हमने 100 फोटोन डाले, ठीक है, 100 फोटोन में से 55 फोटोन उसको डेल्टा ई को प्राप्त करने के लिए चाहिए, तो 45 फोटोन को वो क्या कर देगा? बाहर ट्रांसमिट कर देगा। और उन्हीं 45 को गिनकर हम ये पता कर सकते हैं कि इसने कितने फोटोन का अवशोषण किया है, 55 फोटोन का। इस वेवलेंथ के आधार पर, इस तरंग दैर्ध्य के आधार पर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की गणना कर सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्योंकि C की वैल्यू फिक्स रहती है, H की वैल्यू फिक्स रहती है, यहाँ पर परिवर्तनशील क्या है? परिवर्तनशील है वेवलेंथ। अलग अलग प्रकार के जो हमारे पास अलग अलग प्रकार के विकिरण होते हैं उनकी वेवलेंथ का मान अलग अलग प्रकार का होता है, जिसके आधार पर हम किसी यौगिक की संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक स्पेक्ट्रोमीटर की जरूरत होती है, और वो स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है उसके बारे में हम बात करें। अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी किससे पता की जाती है? स्पेक्ट्रोमीटर, अर्थात वह यंत्र जिससे अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का पता लगाया जाता है उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रोमीटर। और एक स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है हम उसके बारे में यहाँ पर हम बात करें, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर में सबसे पहले एक लाइट सोर्स होता है, ठीक है, सबसे पहले एक लाइट सोर्स होता है। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें होता है सैंपल ट्यूब। नेक्स्ट इसमें होता है सैंपल ट्यूब जिसके अंदर सैंपल भरा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें होता है एक मोनोक्रोमेटर। नेक्स्ट इसमें पाया जाता है एक मोनोक्रोमेटर, और इस मोनोक्रोमेटर के बाद में नेक्स्ट इसमें पाया जाता है एक डिटेक्टर। नेक्स्ट इसमें पाया जाएगा एक डिटेक्टर, और इस डिटेक्टर के बाद में नेक्स्ट इसमें पाया जाएगा एक रिकॉर्डर। यहां से यहां और इसके ये क्या है? सबसे पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूं। ये क्या है? ये है सरल या स्पेक्ट्रोमीटर का रेखा। ये क्या है? स्पेक्ट्रोमीटर का रेखा चित्र, ठीक है। अब इसके अलग अलग सभी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये होता है एस सोर्स। यहां से प्रकाश क्या? इसकी तीव्रता I, ठीक है, या I0, इसकी तीव्रता I0, ठीक है। ये क्या है? ट्यूब, इसको बोलते हैं सैंपल नली। सैंपल नली, यहां से जो प्रकाश यहां पर गया इसकी तीव्रता कितनी है? I0, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर, और मोनोक्रोमेटर से, ठीक है, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं डिटेक्टर। डिटेक्टर, तो देखिए ये क्या है? प्रकाश स्रोत, इसको हम समझते हैं प्रकाश स्रोत, ठीक है। सबसे पहले प्रकाश स्रोत से, इसको समझे, सबसे पहले प्रकाश स्रोत से I0 इंटेंसिटी का, I0 तीव्रता का प्रकाश जाता है ट्यूब में, जहां पर हमने जिस पदार्थ की संरचना का अध्ययन करना है उस पदार्थ को हमने भर रखा है संरचना के अध्ययन का सैंपल। जिस पदार्थ की संरचना का हमने अध्ययन करना है उसको हमने यहां पर भर रखा है। तो हम यहां पर इस सोर्स से, इस प्रकाश के स्रोत से क्या करेंगे? इस प्रकार के प्रकाश के स्रोत से I0 तीव्रता का प्रकाश इस सैंपल नली में डालेंगे, जिसके अंदर हमने जिस पदार्थ की संरचना का अध्ययन करना है उसको हमने भर रखा है। उसको भरने के बाद जितने विकिरणों का यहाँ पर अवशोषण होना है वो अवशोषण हो जाएगा
वो अवशोषण हो जाएगा और अवशोषण होने के बाद में यहाँ पर आई क्या प्राप्त होगा, आई हमें प्राप्त होगा बचे हुए विकिरणों की तीव्रता। तो आई नॉट यहाँ पर क्या है, आई नॉट बराबर है आपतित विकिरणों की तीव्रता, आपतित विकिरणों की तीव्रता, आपतित विकिरणों की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और आई यहाँ पर क्या है पारगत या ट्रांसमिटेड विकिरणों की तीव्रता, पारगत विकिरणों की तीव्रता, पारगत विकिरणों की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, तो इस प्रकाश स्रोत से हम आई नॉट तीव्रता के प्रकाश को इस सैंपल पर डालते हैं। इस सैंपल के जो कण होते हैं इस प्रकाश में से कुछ तीव्रता का, कुछ विकिरणों का अवशोषण कर लेते हैं और अवशोषण करने के बाद आई तीव्रता के प्रकाश को मोनोक्रोमेटर पर डालते हैं। मोनोक्रोमेटर का काम होता है अलग अलग कलर के प्रकाश को एक कलर के प्रकाश के अंदर बदल देना। मतलब मोनोक्रोमेटर का मतलब होता है एक वर्णी, अर्थात जो एक रंग के प्रकाश को बाहर निकालता है उसको मोनोक्रोमेटर कहते हैं। तो यहां से इस प्रकाश को मोनोक्रोमेटर के ऊपर भेजा जाता है। मोनोक्रोमेटर इसमें से केवल सिंगल कलर के प्रकाश को आगे भेजता है, डिटेक्टर द्वारा इसे डिटेक्ट कर लिया जाता है और रिकॉर्डर द्वारा, ये क्या है रिकॉर्डर, और रिकॉर्डर द्वारा क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्डर द्वारा इसका जो डायग्राम है वो बना लिया जाता है। इसको T से लिखते हैं, इसको M से लिखते हैं, इसको D से लिखते हैं और इसको R से लिखते हैं। तो S यहाँ पर क्या है, S लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स द्वारा आई नॉट इंटेंसिटी का, आई नॉट तीव्रता का प्रकाश सैंपल में डाला जाता है। सैंपल जो ट्यूब होती है उसके ऊपर डाला जाता है। उससे जितने विकिरणों का अवशोषण होता है, अवशोषण होने के बाद आई तीव्रता का प्रकाश मोनोक्रोमेटर पर पड़ता है और यह मोनोक्रोमेटर अपने जो बचा हुआ जो प्रकाश है उसको डिटेक्टर में भेजता है। डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद में कहाँ भेज देगा, रिकॉर्डर में। रिकॉर्डर इसका क्या बना देगा, रिकॉर्डर इसका बना देगा स्पेक्ट्रम। तो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रोमीटर का रेखा चित्र है। बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का एक ये डायग्राम है जो कि पूछा गया है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, आज हमने पढ़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के आधार पर स्पेक्ट्रम के प्रकार क्या होते हैं, उन स्पेक्ट्रम के प्रकार के आधार पर दो प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी, उत्सर्जन और अवशोषण। उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ खास महत्व नहीं है, तो हम अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी पर आए। अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने एक टर्म पढ़ी कि केवल उतने ही विकिरणों का अवशोषण होगा जो किसके बराबर होंगे, डेल्टा न्यू ई के। डेल्टा ई किसके बराबर है, फोटोन के बराबर है। ठीक है, एच न्यू इसकी आवृत्ति के जो फोटोन है उसके बराबर होता है ये। तो उसको हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसके लिए हमने स्पेक्ट्रोमीटर की बात की। स्पेक्ट्रोमीटर वह यंत्र होता है जिससे स्पेक्ट्रोस्कोपी या किसी स्पेक्ट्रम का निर्माण किया जाता है, उसको स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। और उसी स्पेक्ट्रम की सहायता से किसी भी यौगिक की संरचना का अध्ययन करना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। तो इन सब के बारे में हमने बात की। स्पेक्ट्रोमीटर का डायग्राम आप बहुत ध्यान से बना लीजिए। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, किस तरीके से इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसको आप ध्यान से देखिए। और बाकी जो बातें हैं, बाकी जो इसके आगे का UV IR वगैरह है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। फिनॉल ईथर जो आपको बताया गया उसको उसी तरीके से स्टडी करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक आप इसको ध्यान से देखें। धन्यवाद।